अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। कैसी रही आपकी ईद? क्या किया आप लोगों ने? आई होप बहुत इंजॉय किया होगा और मेरी भी ईद बहुत मज़ेदार गुजरी। मगर एक चीज़ जो मैंने मिस की थी वो मेरे प्यारे व्यूअर्स थे, क्योंकि उनसे जब तक मैं इंटरेक्ट नहीं करती मेरे दिन का आगाज़ नहीं होता। तो व्यूअर्स, आज इतने दिनों के बाद हम लोग रूबरू हैं, आमने सामने आए हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा हम प्रोग्राम करें, डिफरेंट सा शो लेकर आएँ। क्योंकि आप लोगों ने हमारे ईद शोज़ देखे और देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे तो वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और फीडबैक की बारे में बात करूं तो मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे फीडबैक्स मिलते रहे हैं। आप लोगों ने शो को बहुत पसंद किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना कि ईद के बाद भी एक दूसरी ईद होती है। वो ईद ये होती है कि जब हम लोग वापस आते हैं और हमारे जो ईद गेट टुगेदर्स होती है, ईद मिलन होता है। तो आज एक तरह से ईद मिलन ही है, मगर ईद के साथ साथ, ईद मिलन के भी साथ साथ आप लोगों ने थोड़ी सी बदएहतियाती की है। बदएहतियाती ये की है कि बहुत खाया है। और मुझे इस तरह पता लगा कि जब मैंने सुबह सुबह अखबार खोल के पढ़ा तो मुझे पता लगा 18,000 जो पेशेंट्स हैं वो इस तरह डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, ICUs में और इमरजेंसी में पड़े हुए हैं और उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, गैस्ट्रो हुआ है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कम खाना है, अपना पेट समझ के खाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा एकदम से हम लोग वो कंज्यूम करते हैं मीट, उससे हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, गैस्ट्रो इश्यूज़ आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बात है, कभी कभी जो होता है फूड पॉइजनिंग की शक्ल में सामने आ जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम को उस वजह से डिस्कस करेंगे एक डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ कि हमारा जो प्रोग्राम है आज उसमें हम डॉक्टर्स हमें बताएंगे कि किस तरह आप इन चीज़ों को कर्ब कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल आगे अपना लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। और हमारे साथ आज एक सुपरस्टार भी हैं, उनका सरप्राइज़ भी हम बाद में रिवील करेंगे कि वो कौन है, और बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएंगे हमारे सेट पर। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊं कि ये तो एक होती रूटीन की बातें होती हैं, अपने आप को फिट कैसे रखना है, लाइफस्टाइल कैसे अच्छा रखना है, और ईद के बाद जो है वापस एक रूटीन में कैसे आना है। क्योंकि ईद की जो हॉलीडेज़ होती है उसमें हमारी रूटीन भी ख़राब हो जाती है, खाने पीने का सिस्टम भी ख़राब हो जाता है और हम लोग लेट उठते हैं क्योंकि पता होता है कि सुबह छुट्टी है और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर बहुत हम असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। मगर हमारे जो लेजेंड्स हैं हम उनको नहीं भूल सकते। व्यूअर्स, हम अपने लेजेंड्स का जहां नाम लें और मौसीकी के बारे में नाम लें, मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, तो सबसे पहले आप एक पैकेज देखें, उसके बाद हम वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे। लोक मौसीकी का शहंशाह गुलकार मोहम्मद आलम लोहार, एक अहद का नाम। आलम लोहार को 2 सदियों का गुलकार भी कहा जाता है, जिसने बर्रे सगीर पाको हिंद में अपनी खूबसूरत आवाज की धाक बिठा रखी थी, जिसकी महक आज भी इस धरती की पहचान है। आलम लोहार को मलका बरतानिया की सिल्वर जुबली पर परफॉर्मेंस के लिए मदऊ किया गया, जो किसी भी फनकार के लिए एक एजाज की बात थी। आलम लोहार के बाद उनके सपूत मोहम्मद आरिफ लोहार ने उनके लोक विरसे को वहीं से शुरू किया जहां से सिलसिला टूटा था। और दुनिया शाहिद है कि आरिफ लोहार ऐसा फोक गुलकार साबित हुआ जिसने आलम लोहार की जाननशीनी का हक अदा कर दिया और जदीद दौर के तकाज़ों को भरपूर तरीके से निभाया।
अगरचे आलम लोहार को दुनिया से कूच किए निस सदी बीत गई, लेकिन 2023 में एक और आलम लोहार ने दुनिया भर में धूम मचा रखी है। जी हाँ, ये हैं आलम लोहार के पोते और आरिफ लोहार के साहबजादे, जिनका नाम भी आलम लोहार है और अंदाज भी ऐसा कि जो देखे देखता ही रह जाए। जी व्यूअर्स, आपने पैकेज देखा। आज मोहम्मद आलिम लोहार साहब की 44वीं जो है वो डेथ एनिवर्सरी है और आज हम छोटा सा उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। व्यूअर्स, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान की पहचान का कहाँ उनको क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपनी 50th बर्थडे पर, सिल्वर जुबली जब उनकी हुई थी, तो उन्होंने उनको मदऊ किया और परफॉर्मेंस दी उन्होंने वहाँ अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो पाकिस्तान के ये जो लेजेंड्स हैं ये आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और अगर हम थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, उनको बताना चाहें, तो मोहम्मद आलम लोहार साहब पंजाब के शहर गुजरात के पास एक गांव में जिसका नाम है आच और गोच में पैदा हुए और बचपन से ही उनको गाने का शौक़ था और कहते हैं कि आवाज़ बहुत सुरीली थी, बहुत खूबसूरत गाया करते थे और ख़ानदान में थोड़ी सी मदाखलत हुई, प्रॉब्लम्स हुई, मुखालफत भी हुई। उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो गाएं, मगर फिर भी उनको इजाज़त मिली और उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना एल्बम लॉन्च किया और आज उनके कैरियर पे 5000 से ज़ायद एल्बम्स जो हैं वो उनके मालिक हैं और आज जो लोग उनको रीवैम करके बजाते हैं। और इसके बाद उसके अलावा ये है कि दुनिया में उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो जाया करते थे और उनका जो ख़ास एक जो कहते हैं ना कि उनकी निशानी, वो जो चिमटा है, जो आज भी उनकी लेगेसी है, जो आज आरिफ लोहार साहब उनके बेटे हैं जो उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं और आरिफ लोहार साहब के बेटों के आगे से भी जो बेटे वो भी उनकी लेगेसी लेके चल रहे हैं। 3rd जनरेशन ये लेगेसी है जो कि अपने बाप दादा का नाम रोशन आज भी कर रही है, पूरी दुनिया में छाई हुई है। आप किसी भी लेबल पे जाएं, किसी भी आप म्यूज़िक आप डायरीज़ पे जाएं तो उनके साथ म्यूज़िक को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उनका जो फोक म्यूज़िक है वो उनका एक कहते हैं ना कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक ट्रेडमार्क है कि हीर रांझा, वारिस मीर, ऐसे म्यूज़िक, ऐसी फोक कहानियाँ, ऐसे फोक म्यूज़िक को उन्होंने आगे बढ़ाया और दुनिया में रसाई दी और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का जो फोक म्यूज़िक है वो कितनी बड़ी पहचान है। आज उनकी 44th डेथ एनिवर्सरी है, तो आज उनके इस मौके पे हमने सोचा कि उनको ट्रिब्यूट दें। और एक इसके साथ साथ एक न्यूज़ हमारे पास ये है कि मोहम्मद शकील, वैसे तो वो शकील कहते हैं लेकिन उनका पूरा नाम मोहम्मद शकील है, शकील साहब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही वो इस दुनिया से जा चुके हैं और एक बड़ी लंबी बीमारी में से वो लड़ रहे थे जिसकी वजह से उनकी एकदम से शॉकिंग न्यूज़ आई डेथ की, एंड ही इज़ नो मोर। और अगर शकील साहब की हम बात करें तो शकील साहब 1952 में पैदा हुए भोपाल में। उनका असल नाम था यूसुफ कमाल साहब और शकील साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत काम किया। अगर हम उनके रोल्स के बारे में बात करें तो अंकल उर्फ़ी में उनका महबूब अहमद का जो रोल था वो बहुत नुमाया एक किरदार अदा करता है, उन्होंने बहुत पजीराई हासिल की। इसके साथ आंगन टेढ़ा में तैमूर अहमद बने, उसके बाद अनकही बातें, ये सब उनके ड्रामाज हैं जिनकी पहचान जो है उन ड्रामा से हुई। और इसके साथ साथ एक बड़े लेवल की जो मूवी बनी थी जो पाकिस्तान ने बहुत शोहरत हासिल की, आलमी शोहरत याफ्ता मूवी जो जिना बनी थी, और उन्होंने पाक मोहम्मद अली जिना की जो मूवी थी उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान का जो रोल किया और बहुत उनको इसमें भी बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की। और शकील साहब की जो कंट्रीब्यूशन है ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में और एज अ पर्सन वो जो थे वो हमेशा हम याद रखेंगे। और ये हमारे लेजेंड्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है और अपने लेजेंड्स को याद करना हमारे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम छोटे छोटे ट्रिब्यूट्स उनको देंगे तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उनको याद रहेगा कि जब टीवी स्क्रीन पे हम देखते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे जो हमें पूछते ये कौन थे या वो कौन थे या ये इनका क्या नाम है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको हमेशा छोटे छोटे ट्रिब्यूट्स देकर उनको ताहयात उनको ज़िंदा रखें और वो हमारे लेजेंड्स हैं
और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत काम किया है। और 29 जून 2023 को वो खालिक की हकीकी से जा मिले। तो व्यूअर्स, आज सोचा कि छोटे छोटे ट्रिब्यूट्स के साथ साथ अपने शो का आगाज़ करें। और हमारा शो आज एक मेडिकल, हम लोग एक पूरा डे मनाएंगे कि ईद के बाद जो हैं, ईद के बाद जिस तरह हमने खाने खाए हैं और इतने इतने खापे हमने खाए हैं, उसके बाद जो हमें छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उनको कर्ब कैसे करना है हम आपको बताएंगे। और साथ साथ अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट भी देंगे, सिंगिंग भी होगी, आज छोटा सा फ़न भी होगा, साथ साथ ट्रिब्यूट भी दिया जाएगा। बिकॉज़ आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। मैं तेनू समझा
न तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझा कि न तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी जान मेरी जान मेरी। वाओ, अमेजिंग। थैंक यू। नहीं कितना मुश्किल नहीं लगता लाइव सिंगिंग और कोई चीज इधर से उधर हो जाए? जो मेरे ख्याल से करने वाले होते हैं उनको लाइव आसान लगता है। आसान लगता है। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ काशिफ अली बाबर आज मौजूद हैं, जो कि बड़ी अपनी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में आज हमें सुना रहे हैं। और आपने इनको अक्सर देखा होगा कोक स्टूडियो में डिफरेंट जगह पे गाते हुए। तो इन्हीं से पूछते हैं आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कौन आपने बताया कि आप कोक स्टूडियो में गाने वाले हैं। नहीं, मैंने आपको ये माइक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल चल रहा है। मैं बता रहा था कि मैंने कोक स्टूडियो में गाना बड़ा वायरल हुआ था, शामा पैगियां, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट किए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल लेवल पे शोज चल रहे हैं। और अभी भी मैं रिसेंटली रात को शोज करके आया, सुबह आपके मॉर्निंग शो पे आया। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉन्सर्ट्स वापस जी कॉन्सर्ट चल रहे हैं। जी 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 क्योंकि एकदम से खत्म हो गए थे ना कोविड की वजह से। हाँ वो सारे काफी बुकिंग्स थी वहाँ पे उस टाइम से, तो फिर वही बुकिंग अभी भी चल भी रही है। अच्छा, वही बुकिंग चल रही है। ऐसे ही। तो कौन सा कोई नया गाना आपका आ रहा है? अभी रिसेंटली मेरा गाना लॉन्च हुआ है दुनिया, और वो भी आप इंशाल्लाह परफॉर्म करूंगा। और एक नया गाना आ रहा है नगर नगर। उस गाने के साथ बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है कि वो मैंने उस गाने को शूट किया, भी पूरा पाकिस्तान दिखाया उसके अंदर मैंने। एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप करूं हम आपसे करें। जी, आपने कोक स्टूडियो में गाया था शामा पैगियां। जी जी। उसका कोई अलाप ही सुना दें। ये आपकी और एक और बंदे की फरमाइश लग रही है मुझे। सी शार्प। ऐसे ही है फरमाइश, आपको पता है कहीं ना कहीं से आई जाती हैं। ऐसे ही है। और सी शार्प। बहुत सुना गया और पाकिस्तान में क्या सरहद पार बड़ी दुनिया ने सुना है। इसका जो बहुत ज्यादा वायरल पार्ट था वो मैं आपको सुनाता हूँ आपके साथ। बताएं। किसे नू की कहना यारी आपे मैं लई इश्क तेरे ने कीता मैनू शराई किसे नू की कहना यारी आपे मैं लई इश्क तेरे ने कीता मैनू शदाई आ रज रज करिए प्यार हो आ रज रज करिए प्यार दम आवे ना वे की दम दा भरोसा बहुत अमेजिंग, खूब। थैंक यू। अच्छा, ये जो हमारे छोटे छोटे वायरल क्लिप्स हो जाते हैं, जैसे गानों के अंदर से लोग आजकल उठा के पूरी पूरी वीडियोस बना रहे हैं, बिल्कुल वो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक्स पे मीम्स बनते हैं, तो ये जो अंतरा होता है, जो अलाप होता है, वो बीच में वायरल हो जाता है। मेरे ख्याल से एक चीज स्ट्रॉन्ग जो होती है ना, हाँ। पूरे गाने में कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। पूरा गाना तो कोई भी नहीं सुनता, हम भी जो भी गाने हमारे फेवरेट है उसमें हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब गाना कंपोज हो रहा था और ये बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बनाया, तब सोचा जाता था कि यार वायरल क्या होना। वो अभी हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, उन्होंने तब ये सोच के बनाया है कि गाने में कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन होगा जो वायरल होगा, लोग सुनेंगे। और ये मतलब
मोस्टली शोज पे जाता हूँ, मैं नए गाने गाता हूँ, अपने कुछ और गाने, लेकिन इसकी फरमाइश आती ही आती शामा है। पैया जिस तरह है, जिस तरह शामा पे वो भी बहुत ज्यादा हाँ, वायरल है और ऐसे लोग ही है। बहुत सुनना चाहते हैं और सुनते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बार ऐसे। बार वो जो पुरानी प्लेलिस्ट होती है हमने लगी होती है, आप Spotify imagine- में बनाई होती है, जगह जगह बनाई होती है, वही लिस्ट हम आप इमेजिन करें कि फेस्टिवल में जहाँ लोग भंगड़ा और नाच रहे होते हैं, वहाँ पे एकदम से मैं सोचता हूँ कि यार स्लो गाना है मेरा और लोग नाच रहे हैं, वो फरमाइश करते हैं प्रॉपर मुझे कि नहीं जी हमने ये सुनना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और ये वही बात है कि जब आपने मेहनत की हो किसी काम में तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। तो नकाश थोड़ा सा बताएं कब से स्टार्ट किया और आपकी ये क्या एजुकेशन थी, आपने कोई प्रॉपर एजुकेशन ली म्यूजिक में या म्यूजिकोलॉजी में, और या आपके उस्ताद से सीखा, किस तरह आपने स्टार्ट किया? सीखता तो इंसान सारी ज़िंदगी रहता बिल्कुल है, ऐसा ही है। और मेरा जो स्टार्ट हुआ ब्रेक थ्रू था वो 2013 में एक पाकिस्तान में टेलीविज़न पे एक कंपटीशन था पाकिस्तान आइडल के नाम से, अच्छा, जो कि एक हमारे बड़े मशहूर चैनल हैं जियो टेलीविज़न, बिल्कुल। उन्होंने किया था और एक ही हुआ है वो। उसमें मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, उसमें मैं टॉप फाइनलिस्ट था, टॉप 5 में था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त मिली वहाँ पे, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया, स्टेज शेयर किया। उसके बाद मुझे 2015 में बॉलीवुड का गाना गाया मैंने टी सीरीज़ का, अच्छा, यंग आर्टिस्ट पाकिस्तान का, और 2017 में मैंने कोक स्टूडियो, और बैक टू बैक चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चलती आ रही हैं। उसके बाद मैंने अपने गाने लॉन्च किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि काम कर रहा हूँ। अच्छा काशिफ, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगी, कोक स्टूडियो से जो आर्टिस्ट निकलता है वो बहुत फेम लेता है। नॉर्मली अगर एक आर्टिस्ट हो ना कि वो अगर यूट्यूब पे अपना गाना लॉन्च कर रहा है खुद ही या कोई और सीरीज़ में आगे आ रहा है, वो उसको इतनी पजीराई नहीं मिलती जितनी कोक स्टूडियो मिलती है, ऐसा क्यों है? एक तो वन ऑफ द बेस्ट रीज़न ये है कि प्लेटफॉर्म बड़ा है। एक तो साउंड ऑफ नेशन है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक सो मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करूंगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं आपने देखे लेकिन वो वायरल नहीं हुए स्टेज से। आपकी चीज़ बहुत मैटर करती है कि कुछ गाने ऐसे, अभी रिसेंटली एक हमारा पाकिस्तान में ग्लोबली बहुत ज़्यादा गाना वायरल हुआ है पसूड़ी, पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और कितनी जबानों में गाया और- गया है, और अभी वो जापानीज like- में, चाइनीज में, ऐसे ही है। हिंदी में, और अभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वो भी आई है, क्रिटिसिज्म भी आया है क्योंकि उसके गाने को पूछे बगैर इंडिया में लॉन्च किया गया है। हाँ, ऐसे ही है। और उसके वर्डिंग्स भी चेंज कर दिए गए हैं। बिल्कुल जब ऐसे ही। शेगिल और अली सेठी जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बातें भी करेंगे व्यूअर्स और हम सुनेंगे भी, और आज हम जिस प्रोग्राम का जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे, मगर छोटी सी लेते हैं ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स, और आज हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में क्यों ना डॉक्टर्स और पैनलिस्ट को बुलाएं, और उस पैनल को इसलिए बुलाएं ताकि आप लोगों के जो घर के मसाइल हैं, जो मसले आप लोगों को दरपेश आए हैं ईद के बाद, उनसे आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे कर्व कर सकते हैं। सुबह सुबह आते ही न्यूज़ पड़ी कि 18,000 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, और उनको क्या वजह है गैस्ट्रो की, वजह है यूटीआई की, वजह है फूड पॉइजनिंग की। तो भाई ईद पे आप लोगों ने ऐसा क्या किया या क्या लाइफस्टाइल था आपका जिसकी वजह से आपको इन सब मसाइल का सामना करना पड़ा। तो हमें आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है डॉक्टर मासूमा जहरा ने। आपको पता ही है, शी इज़ अ हर्बलिस्ट, शी जस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर एंड शी डज अ लॉट ऑफ चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर भी बहुत काम कर चुकी हुई हैं और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की माहिर हैं। तो वेलकम टू द शो में। थैंक यू। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है हकीम अहमद सलीमी साहब ने, जो नेशनल तिब काउंसिल को हेड कर रहे हैं और हमारे शोज़ का भी हिस्सा रहे हैं और हमें डिफरेंट रेमेडीज़ बताते हैं। तो सर थैंक यू ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है, बहुत प्यारी सी हैं और हमें उनको 11th आवर पर जगाना पड़ा कि वी नीड यू ऑन द सेट, और क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं डॉक्टर आयशा खालिद। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो आप सब ने आज हमें ज्वाइन किया, हमें बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि हर ओपिनियन हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि हमें आज सुबह सुबह पता लगा है, क्योंकि खबर तो आज ही आनी थी, अखबार तो सुबह आज ही पढ़ा, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम बात करें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। तो डॉक्टर मासूमा आपसे शुरू करते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया हमेशा बुलाने का और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने का जहां हम अपनी बात कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर सकते हैं।
ये सब कुछ जो हमारे सामने आता है और ख़ास तौर पे बड़ी ईद के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर रश होते हैं, इस सारों के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाने पीने का तरीका, चाहे वो गैस्ट्रो हो, चाहे वो फूड पॉइजनिंग है, चाहे वो कुछ भी है, हमारा जो तरीक़ेकार है खाने का, दैट इज़ रॉन्ग। हमें अपने दिन के हिसाब से खाना चाहिए। रात जैसे ढल जाए, सूरज नीचे चला जाए तो खाने को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ईद के दिनों में क्या होता है, आप मगरिब के बाद सारी पार्टीज हो रही होती हैं, आप ऑन एंड ऑफ वो वाली चीज़ें खा रहे होते हैं जो आपने सारा साल उस तरह से कंज्यूम नहीं की हुई होती। उठते साथ ही कलेजी का खाना और फिर उसके बाद सारा दिन, जिस तरह अभी ब्रेक में भी हकीम साहब भी कह रहे थे कि मुख्तलिफ गोश्त को इकट्ठा कंज्यूम करना एक ही दिन में या 2-3 दिन में। एक स्टडी ये शो करती है कि बकरा ईद के ऊपर अवाम जो है वो डबल नहीं 4 टाइम एक्सेस अपना जो खाती है मीट लेती है, यानी दुगना नहीं चुगना मीट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गलती आती है। कुर्बानी एक खूबसूरत सुन्नत है, एक बेहतरीन हमारा फर्ज है वो करना है, लेकिन अपना हमारी गलतियां हैं कि जिसकी वजह से हम तंग हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हकीम अहमद सलीमी साहब, आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के मशवरे देते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कोई रेमेडीज़ भी बताएं कि आपको ईद से पहले या ईद के बाद आपको किस किस्म के कावे या कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। मैं रेमेडी से पहले छोटी सी एक बात कुर्बानी के हवाले से करना चाहूँगा। कुर्बानी एक ज़ाहिर है कि हमारा एक दीनी फरीज़ा है और हर साहिब इस्तात पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। गोश्त के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो सेहतमंद तरीन और बेहतरीन गोश्त जो अवेलेबल होता है वो सिर्फ कुर्बानी पे होता है। हम पूरे साल में इस शक में रहते हैं कि पता नहीं कसाई ने कौन सा हमें गोश्त दिया है। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब भी बैठी हुई हैं, कलेजी जिनको आयरन डेफिशिएंसी है, नॉर्मली डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि जी कलेजी इस्तेमाल करें। कलेजी के हवाले से मुख्तलिफ शकूक व शुबहात रहते हैं और कई दफ़ा हम जो कलेजी ले के आते हैं कसाई से वो उसकी सेहत पर क्वेश्चन मार्क होता है। और अब इवन के जो मुर्गी की कलेजी होती है या बकरे की होती है या बड़े जो भी जानवर की कलेजी होती है उसमें मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं। कई दफ़ा तो कलेजी वगैरह में कीड़े शीड़े और वो इन्फेक्टेड होती है। कुर्बानी के मौके पर आपको सेहतमंद तरीन कलेजी मिलती है। जैसे डॉक्टर मासूमा ने कहा, मसला क्या है? मसला ये है कि हमें एक वीक में 700 ग्राम मीट चाहिए, गोश्त चाहिए होता है। अब आप देखें कि एक दिन में 700 खाते हैं, एक दिन में 100 ग्राम आपको खाना है। इशू ये आ रहा है कि कुर्बानी पे मौके पर ज्यादा गोश्त अवेलेबल होता है, इसलिए ज्यादा गोश्त खाते हैं। पर इशू सिर्फ यहाँ पे आता है कि अगर आप वो एतदाल का मामला रखें, बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस रखें तो फिर ये मामला बेहतरीन होता है। जहाँ तक रेमेडीज की बात है, देखिए प्रोटीन के डाइजेशन के हवाले से सबसे बेहतरीन चीज़ 2 चीज़ें हैं। एक है अदरक और दूसरी है दारचीनी। ये हम नॉर्मली हमारे खानों में डलती है। तो इस मौसम में अगर ये अदरक खुश्क इसे सूंठ कहते हैं या इसका पाउडर कर लें या अदरक ताज़ा भी, इसका जो है ना वो दारचीनी, अदरक और हल्दी, तीसरी चीज़ ये भी हमारे इस्तेमाल होती है। ये जो हमारे इस मौसम में जो ख़ास तौर पर प्रोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मामलात दरपेश होते हैं, जो हमारे हज़म के मामलात हैं, उसके लिए ये 2-3 चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं। इनको अगर वो टी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूंठ को, दारचीनी को, अदरक की चाय बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और ये अगर इन दिनों में करें ताकि गैस्ट्रो से, डाइजेशन वगैरह के मामलों से बच सकें। डॉक्टर आयशा, यू आर अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर एज वेल और डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं आप, और करती भी हैं आप। एक बैलेंस डाइट एक चार्ट जो बना के देती हैं अपने क्लाइंट्स को, वो क्या होता है? अच्छा, मेरा जो मेन कंसर्न रहता है ना, वो हमेशा रहता है बैलेंस, लाइक एम्फेसिस जो रहता है वो बैलेंस के ऊपर रहता है। गोश्त के अलावा भी आप है ना कुछ भी खाएं ना, और अगर आप वो बेतदाली से खाएं और ठीक मिकदार में ना खाएं, तो राइट अमाउंट नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाटएवर यू आर ईटिंग, गोश्त या कुछ भी। और कुर्बानी के अलावा भी जब आप बैलेंस नहीं रखते ना, आप पानी भी ज़्यादा पी लें, फॉर एग्जाम्पल कैलोरी फ्री है, कोई मसला नहीं है, पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। बैलेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्बानी के दौरान क्या, कुर्बानी सेल्फ मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस तरह के ओकेजन्स मिलते हैं सेलिब्रेट करने को। मसला आता है कि हम इम्यून नहीं होते रेगुलरली खाने में। अब उस दौरान डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट पकवान हमें अवेलेबल होते हैं, ऑप्शंस आ रही होती हैं, हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे खा रहे होते हैं। जहाँ पे जैसे सर ने भी बात थी कि 3 से 4 आउंसेस
1 आउंस तकरीबन कोई 30 ग्राम बनता है, ठीक है। 3 से 4 आउंसेस आप डेली गोश्त ले सकते हैं, ये एक बोटी बनती है। अब हम क्या करते हैं, जो लोग अदरवाइज भी बैलेंस का ख्याल नहीं रखते, मसला उनको होता है। जो लोग बैलेंस के साथ गोश्त डेली भी खा रहे हैं, गोश्त में मसला नहीं है। आई रिपीट, गोश्त किसी भी फॉर्म में मसला नहीं करता, कार्सिनोजेनिक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, सारा कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक अमाउंट एक्सीड जब करता है तब मसला आता है। अब वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी जिनको दिल के मसाइल हैं, दिल के अमराज का कोई भी दिल का आर्जा है, कोई ग्रेड 1 फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, यूरिक एसिड हाई है, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त, आम ज़बान में हमें अक्सर सुनने को मिलता है बड़ा गोश्त छोड़ दें, फलां छोड़ दें। भाई प्रोटीन अगर मसला कर रही है वो तो दाल में भी उतनी ही है बल्कि ज़्यादा। अगर सिर्फ प्रोटीन के साथ मसला हो रहा है, सो द हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इज आर कंसर्न एट द मोमेंट। कि हम जब बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं और एक्सीड कर देते हैं लिमिट को, अगर हम बैलेंस रख के खाएं और 1-2 बोटी से ज़्यादा एक्सीड ना करें तो डेली भी खाया जा सकता है, कोई मसला नहीं करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्यों ये जो अभी 17-18 का स्टार्ट आप बता रही हैं कि इतने हज़ार, और ये बात ठीक है, सरकारी अस्पताल हमारे भरे पड़े हैं गैस्ट्रो के मसाइल से, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी विटनेस कर रही हूँ ना, जब मैं जाती हूँ विजिट करती हूँ, मेरे पास अभी आजकल 60-70% जो पेशेंट्स हैं गैस्ट्रो अच्छा, हम हमेशा ये सुनते हैं, आप तीनों मेरे साथ हैं, कि हवा में फैला हुआ है, इट्स इन द एयर, इट्स इन द एयर, व्हाट इज दिस नोशन? अच्छा, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न या फूडबॉर्न डिजीजेज में कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो कि हमारी फूड प्रिजर्वेशन के अगर मेथड्स हम ठीक कर लें वो नहीं होते। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ कि वो कौन से डिजीजेज होते हैं, आप सिर्फ 2-3 चीज़ों का बेसिक अगर इनिशियली ख्याल रख लें, आप बहुत सी चीज़ों से वैसे ही बच जाएंगे। जिसमें एक कि आप फ्रिज में बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ मत पका के मत छोड़ें, ठीक है। अब जो फ्रीज करने की बात है तो वील गेट इट फ्रोजन फॉर लाइक मंथ्स। कुर्बानी का गोश्त है ना, अभी 7 महीने 8 महीने में कई लोगों को जानती हूँ चलाएंगे, अगले साल गर्मियाँ आ जाएंगी और वो गोश्त पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। इस दफ़ा मौसम का भी इशू है, बहुत ज़्यादा हब्स है, और जो उसकी वजह से भी जो है ना पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है, और उसमें ज़रा हमें बहुत सारी पाकिस्तान की नेशन में साफ़ पानी का भी मसला है कि वो मुयस्सर नहीं है। इस वजह से भी जिस तरह डॉक्टर वाटर बोर्न ये गैस्ट्रो का जो मामला है, और ख़ास तौर पर हम फ्रीज़ करके रख देते हैं और खाना सही तरह गर्म नहीं करते, फिर यानी कि एक तो गलती की कि फ्रीज़ कर दिया, फिर जब इस्तेमाल करना है तो सही तरीके से गर्म नहीं किया, वो कहीं ना कहीं वो रह जाता है मामला, और उसकी वजह से भी कई बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो करते हैं, और फिर वो। डॉक्टर मासूमा, आपके पास भी माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन का तांता बंदा रहता है रोज़ ही, और डाइट और हर्बल्स आप ट्रीटमेंट्स बताती रहती हैं। हम ख़वातीन का ये प्रॉब्लम है नॉर्मली कि अगर हमें कह देना कि कलौंजी से वेट कम होता है तो हम फक्के मार मार के पूरा हफ्ता खाएंगे और हम एंड में बीमार होकर आ जाएंगे कि हमारे साथ तो ये हुआ है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखो हिना, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि हर फील्ड का एक अपना एक पूरी तहकीक होती है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, बहुत सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त बताई, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी और हकीम साहब इसको मेरी तायद करेंगे, हम इकट्ठे इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि हिकमत के अंदर वी बिलीव इन सीजन्स। आपकी बॉडी 2 तरह से है, एक आपकी फ़िज़िकल बॉडी है जहाँ आप एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, एंड द अदर बॉडी इज़ योर ऑरा, ची या एनर्जी की बॉडी। आप फिज़िकल बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हो, ऑरा, ची, एनर्जी का टेम्परमेंट होता है, उसको महसूस कर सकते हो। इसी तरह हमारी पूरे सदियों का ये एक इल्म है जिसके अंदर है कि हर चीज़ का एक अपना तासीर, अपना एक मौसम, अपनी एक उसकी गर्मी, सर्दी, खुश्की वो लिए हुए है। अब जिस तरह हम मना कर देते हैं कि बड़ा गोश्त नहीं खाना, तो वो सर्टन बड़ा गोश्त किसने नहीं खाना, वाता पैसिफाइंग जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ वात ज़्यादा है, जहाँ गैसेस ज़्यादा है, जहाँ एसिडिटी ज़्यादा है, वहाँ हम फौरी तौर पे कहेंगे कि ऐसी चीज़ें जो कि गर्मी खुश्की इटसेल्फ रखती हैं वो बंद कर दी जाएँ। अब इस मौसम में जिस आपने कहा कि कलवंजी का इस्तेमाल हर कोई कर लेता है, करना शुरू कर देता है, और उसके ऊपर हदीस भी है और कोट भी है कि कलवंजी में हर चीज़ का इलाज है। इसी तरह अंजीर के लिए भी है कि अंजीर में बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। फिर शहद के लिए यही आता है कि इसमें इलाज है। अब यहाँ पे ये मिकदार तो नहीं लिखी हुई कितनी मिकदार से खाना है, जो है ये एक तबीब के लिए थी। ऐसे ही हकीम साहब अब जी वो तबीब के लिए हैं कि वो डिसाइड करे कि कलवंजी किसकी हर चीज़ का इलाज है, जिसके अंदर जो असाबी बीमारियों का शिकार होगा, जिसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, जो हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होंगे उनके लिए कलवंजी बहुत अच्छी होगी, जिनके अंदर खुश्की ज़्यादा है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनके लिए अंजीर बहुत अच्छी है। तो चीज़ों को बैलेंस करना इन हिकमत इज़ समथिंग डिफरेंट। हम अल्कलाइन एंड एसिड के बैलेंस को बैलेंस डाइट बोलते हैं।
सो इन सब चीज़ों को और म्यूचुअली लेके देखो, आपको भी पता है मेरे साथ मेरे पैनल पे मेरी एलोपैथिक जितनी भी डॉक्टर्स हैं, मेरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हम इकट्ठे मिल के काम करते हैं और अब चेंज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आप अपनी चीज़ों को दोनों मिल के अगर करें तो वो बेहतरीन जाता है। मौसम का भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ना ये कलौंजी के बारे में आपने बात की ना, इसका भी इस्तेमाल का, क्योंकि ये हदीस शरीफ में आता है तो फिर लोग अंधाधुंध जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कलौंजी ऑयल भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कलौंजी इसका ना मैं बताऊँ, इस पे स्टडीज़ हुई, जो कलौंजी ऑयल यूज़ करते हैं उसका अल्टीमेटली लीवर स्लो होना शुरू हो जाता है और उस पर अफेक्ट होता है। कलौंजी जो सीड्स है ना, इसको अगर लोगों ने सवाब और हाजमे दोनों के लिए इस्तेमाल करना है तो एक चुटकी, ठीक है ना, बस ये ना, ये एक मेरे ख्याल इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए कि एक चुटकी इस्तेमाल करें, फिर कोई इशू नहीं है। जब आप अपने तौर पर उसे मेडिसिनल यूज करते हैं और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फिर वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहिबा पे आएंगे मगर एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, उसका वक्त हुआ है। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि हम आपको आज बहुत इंफॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं जो कि आपने अपने घरों में अब से स्टार्ट करनी है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेरी नाइस। और ये गाना दुनिया है जी, ये अभी लॉन्च हुआ है? ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। इसका बड़ा अच्छा वीडियो मैंने बनाया है और पूरी प्रॉपर एक स्टोरी दिखाई इसकी। स्टोरी दिखाई। 90s किया आपने? ये मैंने डिफरेंट सिटीज में किया, ज़्यादा किया वजीराबाद वाली साइड पे, क्योंकि हमें इस गाने में रिक्वायर थी थोड़ी लैंड
पुरानी लोकेशन चाहिए थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी लोकेशन थी जो इस गाने के स्क्रिप्ट के साथ मैच हो रही थी। ठीक है, और ये गाना YouTube पे हम दुनिया लिखेंगे तो आ जी जाएगा? जी, ऑफ कोर्स। दुनिया काशिफ अली बाबर के नाम से लिखेंगे। काशिफ अली बाबर, दुनिया, बड़ा नाम। आज हमारे सेट पे गा रहे हैं और Thank हम you जी। एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। थैंक यू, थैंक यू। डिस्कशन के साथ साथ ना म्यूजिक का जो तड़का होता है ना, वो वैसे ही आप में एक एनर्जी ले आता है। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ इश्यूज की, और हेल्थ में बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी होती है। डॉक्टर आयशा, बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें, और आजकल जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे पेट खराब, गैस्ट्रो, यूटीआईज, किडनी इश्यूज, किडनी में स्टोन्स, और उसके बाद फैटी लिवर्स, कुछ लोग कहते हैं कीटो से हो गया, कुछ लोग कहते हैं आपने एटकिंस कर दी। आप एक बैलेंस डाइट क्या प्रिस्क्राइब करती हैं अपने पेशेंट्स को? अच्छा, टॉप ट्रेंड्स में और टेकिंग द टॉप ऑनर्स जब बात आती है तो कीटो और क्रैश डाइट और फलां डाइट, आजकल एक ये भी बड़ा मसला है कि जो चीज़ ट्रेंड कर जाती है ना, हम समझते हैं दैट इज एक्चुअली सबने वही फॉलो करना होता है। अच्छा चलिए, ड्रेस में और कोई कलर इन हो गया उस तक की हद तक तो बेहतर है, बट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ यू शुड बी मोर वाइज एंड आप थोड़ा फोकस शुड बी है ना, सिंपली एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि बैलेंस के साथ साथ फोकस आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल पे होना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे होना चाहिए। इंस्टेड आपका वेट कम हो जाए, आप अच्छे दिखने लग जाएं, आप नंबर वन फील गुड इन योर स्किन। हर किसी के कह देने के ऊपर आपने उस तरफ नहीं चल पड़ना, वो चाहे कीटो है या वो कुछ भी है। आप अगर बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ डाइटिशियन, बाद में सबसे पहले मैं एक खातून हूँ, मुझे पता है बहुत क्रिटिसिज्म होता है, पतले दिखने लग जाओ तो भी, मोटे दिखने लग जाओ तो भी, हर तरह का आपने अपनी स्किन में अच्छा रहना है, वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए दैट यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील करो। रही बात खाने की, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जब बात आती है तो आपने अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है अपने लिए, नॉट फॉर द पीपल। ठीक है, अपने लिए अच्छा रखना है। आप 5-6 चीजें अगर अडॉप्ट कर लें, पीपल कम टू मी ऑफन आस्क मी कि जी जनरल डाइट प्लान दे दें। हमें किसी एक चीज़ के लिए नहीं चाहिए जनरल डाइट प्लान, तो बहुत ठीक है वो, एंड कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ regardless what people say and despite जो भी कोई कुछ बोल रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए कंसर्न है। उसमें आप बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा तेल में तली हुई, भुनी हुई, बनी हुई अशिया को अगर कम कर देना है ना, तो एक जो स्टेप अहेड है हम यहीं से ले लेंगे। ठीक है? Okay. बहुत ज़्यादा सोडियम, जो आर्टिफिशियल चीज़ें यानी हम ऐड करें बाहर से, यानी 3-3 चम्मच एक कप चाय में अगर आप यहाँ से माइनस करना शुरू करें, कितनी चीनी आप कम कर देंगे। ठीक है, तेल जो हम इजाफी डाल रहे होते हैं कि हमने अंडा बनाया, अंडा बेचारा तो बाद में कोई नुकसान देगा, अगर देगा तो वो क्या देगा, तेल ही दे देगा आपको, तेल देगा, और जो ऊपर नमक छिड़क रहे हैं वो देगा। फ्रूट चाट बेचारी बनाई अगर हमने, अभी रमज़ान गुजरा, रमज़ान में अभी तो ईद है ना, हमारे तो हर इवेंट के मसाइल हैं, रमज़ान में भी लोगों के गैस्ट्रो के इशूज़ बहुत हैं, भी चाट बना रहे हैं लोग, शुगर हाई करके आ रहे हैं। टेक्निकली तो रमज़ान में वेट कम होना चाहिए, 6-6 किलो वजन बढ़ा कर आ रहे हैं एक महीने के बाद, क्यों? मतलब क्या एक चीज़ है जो हम गलत कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, शेक्स बन रहे हैं तो उसमें 6-6 चम्मच चीनी ऐड हो रही है। आप सोचें कि एक जग में कितनी चीनी ऐड होती होगी, जो आपके एक कप के हिस्से में फिर कितनी आती होगी, तो आप अगर ये बेसिक चीज़ें यहाँ से कम करना शुरू कर दें, एंड देन इफ़ यू अलाउ, तो आई विल टेल यू कि जनरली क्या एक डाइट प्लान हो सकता है। कितने मैक्रोज जो है आप प्रिस्क्राइब करती हैं कि भाई आपने इतने मैक्रोज कंज्यूम करने हैं और इतना खाना है? अच्छा, चीनी की जहाँ तक बात है ना, चीनी में एक और यहाँ पे मिथ है कि आप चीनी के ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाएं, शहद शुरू कर दें, चीनी छोड़ दें, शहद शुरू कर दें, या आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें। भाई वेट कम करने की बात है तो कैलोरीज तो वो भी आपको उतनी दे रहा है, 1 चम्मच शहद भी आपको उतनी ही कैलोरीज देगा, और 1 चम्मच चीनी भी आपको इतनी कैलोरीज देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ रूल आउट हो जाती है, कैलोरीज आपकी उतनी रहेंगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपको शहद थोड़ा लेस प्रोसेस्ड है, शहद इज इन इट्स रॉ फॉर्म, तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है। देन जो आप मैक्रोज की बात कर रही हैं, या एक अमाउंट व्हाट आई गेट फ्रॉम योर, जो आप पूछना चाह रही हैं, आप मुनासिब फल का, सब्जी का, दालों का, गोश्त का, कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करें, बैलेंस का इस्तेमाल रखें। और कॉम्बिनेशंस की जब मैं बात करती हूँ तो मेरा मतलब है कि गोश्त के साथ सब्जी बनाएं, सब्जी के साथ दाल रखें, जैसे हमारे ट्रेडिशनल डिशेज हैं, दाल गोश्त, सब्जी गोश्त, दाल सब्जी, ताकि आप हर चीज को प्रोपोर्शन के साथ खाओ। उसके लिए एक टेक्निकल रीजन है कि आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी है विटामिन्स की, मिनरल्स की, और जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बेहतर रहता है। ठीक है, जैसे आयरन की बात हम करते हैं कि कलेजी तो खा ली, आयरन भी एब्जॉर्ब हो गया, हीम आयरन हमें वहां से मिल गया, साथ अगर हम विटामिन सी का इस्तेमाल रखें,
डिफरेंट फलों की सूरत में, डिफरेंट जूसेस की सूरत में, ठीक है, जो मौसमी फल हैं, जैसे मासूमा साहिबा ने भी बात की कि हर मौसम का अपना जैसे फल है, ठीक है, अगर हम उनको भी यूटिलाइज करें लेकिन एक्सीड ना करें, 6 अब आम चल रहे हैं तो अब 1 किलो आम तो नहीं बैठे हैं तो खाई जा रहे हैं। एग्जैक्टली, उससे फिर वही तासीर, अब जिसको गर्म लगेगा उसको तो गर्म लगेगा ना एक आम भी, तो आप 3 से 4 फल यू कैन ईट सेफली। सब्जियों में भी सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें रॉ फॉर्म में, और एक चीज़ बस जहन में रखें कि सब्ज़ी जितनी कच्ची हो उतनी अफादियत देती है, और गोश्त या कोई भी गोश्त, चाहे वो सफ़ेद है या वो लाल है या छोटा है या बड़ा है, वो जितना पका हुआ होगा उतनी अफादियत उसकी अच्छी होगी। डॉक्टर मासूमा, हमारे पास जो नॉर्मली ये नोशन हमें दिया जाता है या हम भी लेते हैं, प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर्स होते हैं कि हाय वो देखा कितनी मोटी लग रही थी, हाय उसकी स्किन देखी है, वो तो एज कर रही है, वो तो, ये सारी चीज़ें ना अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ना फैंसी होती जा रही हैं। अब वो डॉक्टर्स के पास, जैसे आपके पास भी मैंने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन होती हैं, कुछ फेस के बारे में अपनी बहुत परेशान होती है, कुछ अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में परेशान होती हैं, कुछ अपनी डाइट के बारे में परेशान होती हैं कि भाई और हमें ट्रांसफॉर्म कर दो, हमारी स्किन को ऐसे कर दो। आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं उसके लिए, हर्ब्स के हिसाब से आप क्या प्रिस्क्राइब करती हैं? आजकल इंजेक्शंस चल रहे हैं फेस के ऊपर, इज इट गुड? बॉडी के लिए इंजेक्शंस चल रहे हैं, इज इट गुड? हर चीज़ का जो इलाज है वो इतनी सी इंजेक्टेबल में आ गया हुआ है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जांचना। आयुर्वेद कहता है कि ईट कॉन्शियसली। अगर आप अपने आप को, जिस तरह डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि कॉन्शियसली खाओ, अब कॉन्शियसली क्या है इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आप सबसे पहले अपने बारे में जानो कि आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीम साहब भी इसको सेकंड करेंगे कि जब तक आप ये नहीं जानते कि आपका अपना सीज़न, अपना आपकी बॉडी टाइप क्या है, तब तक आप अपनी डाइट को नहीं कर सकते। सो सबसे पहला पॉइंट क्या, किसी भी आप अपने आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से मिलो, किसी भी अपने हकीम से मिलो, तबीब से मिलो, और जाके अपनी बॉडी टाइप को पहले तो डिफ़ाइन करो। अब जब आपको अपनी बॉडी टाइप पता लगी, आया ये आसाबी है, गुद्दी है, उजलाती है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें वाता, पिता या काफ़ा है, तो फिर अब सिलेक्शन ऑफ फूड और आसान हो जाती है। लेट्स सपोज जिस तरह अब आप जिस तरह कह रहे हो कि क्या ये पिल्स लेना, इंजेक्टेबल्स लेना अच्छा है, जो लगाते हैं वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने खाने से अपने आप को बेहतर करो। डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है कि जितना आप नेचुरली अपने रीजन, अपने सीजन का खाओगे आपको अफेक्ट नहीं देगा। बट हमें वो क्विक फिक्स चाहिए ना, हमें हर चीज़ बहुत अचानक से चाहिए, हम मेहनत नहीं करना चाहते बेसिकली, और मेहनत करने के लिए कोई ज़्यादा अरसा नहीं है। व्यूवर्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत करनी है, सिर्फ 40 दिन आप अपने आप को अपनी बॉडी के मुताबिक खाने शुरू करो एंड सी द अमेजिंग रिजल्ट्स। आप अपने वॉक को, एक्सरसाइज को बीच में लाओ, कार्डियो करो थोड़ा सा, और खाने पीने में जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करो, लेकिन वो बैलेंस डाइट एक तबीब से भी मिल लो और एक न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिल लो। आपकी बैलेंस डाइट क्या होगी कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, और दोनों मिलके आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं कि व्यूवर्स के लिए और आसान, मैं मिसाल दे के बात करती हूँ। जो खुश्की के मरीज़ हैं वो याद रखें कि उन्होंने वो फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है जिसका लास्ट कंटेंट ऑयल है। बादाम का इस्तेमाल करें, कद्दू का इस्तेमाल करें, खुबानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो तरी के मरीज़ हैं, असाबी मरीज़ हैं, वो उस चीज़ का इस्तेमाल करें जो थोड़ी सी खुश्की उनको दे, बट वो भी एतदाल में बैलेंस करके। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ही गर्म चीज़ें या बहुत ज़्यादा ही ठंडी खाती हैं तो भी उसका आप साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो फिर ये आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी मज़ेदार की बात की है कि आपको मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, और एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक हर्बल, मतलब मिल के, एक हर्ब्स और एक न्यूट्रिशनिस्ट मिल के जो है वो काम बेहतर सर अंजाम दे सकते हैं। और कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक पे पूरी दुनिया चल रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती जा रही है। हम इसके बारे में बार बार अपने व्यू से कह रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, और इसीलिए आज हमारे पैनल पे बहुत खूबसूरत से लोग आज हमारे साथ हैं। हकीम साहब के पास हम आएंगे, लेकिन लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स, और अब हम बात करेंगे हमारे मेजर इश्यूज़ की। हमारा मेजर इशू ये होता है कि हमें
क्या क्या पीना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कौन से कावे इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से हर्ब्स को अपने घरों की जीनत बनाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मासूमा से। डॉक्टर मासूमा, टेल अस अ गुड ड्रिंक्स फॉर स्किन, फॉर रिफ्रेशिंग आवर सेल्स, फॉर डिटॉक्सिंग आवर सेल्स। अच्छा, इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो आजकल का मौसम है और ये जो गोश्त का सीज़न है, इसको लेके अगर हम चलें ना, तो आंवला जूस का सुबह उठ के पीना इज़ वेरी गुड। हनी के साथ आंवला जूस का इस्तेमाल, आंवला अगर ताज़ा मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर ताज़ा नहीं मिलते तो ड्राइड आंवला पाउडर है, उसका हाफ़ टी स्पून पानी में घोल के थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डाल के ये खाली मैदे का इस्तेमाल करें। अब आंवला पाउडर क्या है, रिच है विटामिन सी के साथ, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको कैंसर प्रिवेंशन के लिए काम आता है, आपको ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है। अगर आप शहद के साथ आंवला को सुबह लेने लग जाते हो तो आपका खून सफाई का भी ये काम करता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करता है। तो इसमें हमेशा मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये उसको भी खोलता है। लेकिन इसका ओवरडू, जैसे हम उस वक्त से बात करें कि किसी भी हर्ब्स का, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह होते हैं, तो इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो इसको मोतदिल तरीके में कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें, फिर नेक्स्ट किसी ड्रिंक पे आ जाएं। एक जो ट्राइडोशिक ड्रिंक है जो मैं बताऊंगी कि जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट, एच पाइलोराई है, जिनको मैदे के कोई अमराज हैं, एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, गर्ड है, उसके लिए है कि हाफ़ टी स्पून ले लें ज़ीरा सफ़ेद, हाफ़ टी स्पून अनारदाना, 10 पत्ते पुदीने के, और इसको रात को 2 कप गर्म पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ कर इसको छान के ये नीम गर्म पानी थोड़ा सा करके ये नीम गर्म पानी आप इस्तेमाल करें। आपके मैदे के इश्यूज़ और मसाइल को ये बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा, ख़ास तौर पे जिनको सीने में जलन है, रिफ्लक्स है, ये उसके लिए बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे खाने उस हिसाब से हमने खाए और आपको पता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, उम्मुल अमराज मैदे को कहा जाता है। अगर आपका गट ठीक है तो आपकी स्किन अच्छी, आपके बाल अच्छे, आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छी, आपका हाजमा बेहतर है तो सारा चीज़ें बेहतर होंगी। तो इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करें सारे। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और आप लोग ये प्लीज़ नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन करें क्योंकि अक्सर भूल जाती हैं, और इस्तेमाल करना शुरू करें। और अहमद सलीमी साहब जी हाँ, इसमें मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा जो लास्ट हमारी डिस्कशन हो रही थी। एक पंजाबी की ज़रबुल मिसल है, किसी को बादी नरोए, बादी किसी को माँ बादी किसी को नरोए। ये एक आम पंजाबी में एक बात की जाती है कि किसी को जो दाल माश है किसी को सूट करती है और किसी को नुकसान दे देती है। सिंपल इसी तरह जिसना दोनों हमारे माहिरीन ने ये बात कही थी कि हर एक को हर चीज़ फ़ायदा नहीं देती, उसके मिजाज, उसके जो है ना वो टेम्परामेंट के मुताबिक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसमें ख्याल रखना चाहिए। ये जो मौसम है, ख़ास तौर पर हम कुर्बानी के बाद के दिनों में बैठे हुए हैं और इस मौसम में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। और जब गोश्त की बात करते हैं, प्रोटीन डाइट की बात करते हैं, तो इसमें यूरिक एसिड एक इशू नज़र आता है। जिनको पहले यूरिक एसिड के मामलात थे, कुर्बानी में उन्होंने गोश्त ज़्यादा खाया, और ख़ास तौर पर कुर्बानी में हम देखते हैं कि बीफ का इस्तेमाल और मटन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसमें उनके यूरिक एसिड जो फ्लेयर अप कर जाता है, बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक तो रेमेडी बताना चाहूँगा, जो आपकी किचन रेमेडी है वो इस्तेमाल करें तो बहुत ही उन्हें फ़ायदा होगा। इसमें एक तो एक अजवाइन की एक किस्म होती है, अजवाइन करफ्स, ठीक है ना, ये इसे करफ्स कहते हैं। ये मिल जाती है पंसार से आराम से, और अजवाइन की एक किस्म है। इसको 3 ग्राम से 5 ग्राम, कितनी होती है 3 ग्राम से 5 ये ग्राम? एक आधी चम्मच जो टीस्पून होती है ना, ठीक है। ये पानी 1 कप पानी, 1.5 कप पानी में भिगोएं और उसे बॉयल करें। जब पौना कप रह जाए, आधा पानी उड़ जाए, तो वो उसको छान कर पी लें। ओके। ये यूरिक एसिड के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। एक और चीज़ है, वो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, सूंठ का मैंने बताया, अदरक का, खुश्क अदरक, ज़ीरा, और एक चीज़ होती है सुरंजान शीरी। ओके। ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों का बराबर वज़न पाउडर कर लें। सुरंजान, सूंठ और ज़ीरा। देखिए सूंठ और ज़ीरा तो किचन में हमारे अवेलेबल होते हैं, सुरंजा पंसारी से मिल जाता है इजीली। ये बराबर वज़न पाउडर करके रख लें। इस पाउडर का इस्तेमाल जो है ना, यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, या जिनके जिस्म में दर्द होते हैं, जॉइंट्स पेन है, उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है। और बस उनको हिदायत यह है कि वो गोश्त का इस्तेमाल लिमिट में करें। एक और बात हम कर रहे थे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अंडा
के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं दुनिया में कि अंडा, कोई कहते हैं अंडा बड़ा फ़ायदेमंद है और कोई कहते हैं ये अंडा ना खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, इशारा सही नुक्ते की तरफ किया। अंडा बुरा नहीं है, अंडा जिस तरह बनाया जाता है, वो ऑमलेट जो बनाते हुए हम जो चिकनाई यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हम मिसाले डाल देते हैं, उसमें जो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो नुकसानदेह है। अंडे के बारे में एक चीज़ तो ये रिच एक न्यूट्रिएंट इसमें बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है बॉडी की। जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये लोग समझते हैं कि शायद गोश्त खाना बुरी चीज़ है। गोश्त की बॉडी को ज़रूरत है और अच्छी खासी ज़रूरत है, गोश्त खाना चाहिए। बल्कि एक और मैं इस प्लेटफार्म से बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, छोटे बच्चों में बड़ा गोश्त, बड़े लोगों में छोटा गोश्त और छोटे बच्चों में बड़ा गोश्त। अच्छा, बीफ का इस्तेमाल उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेवल है जो बीफ के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसकी नशोनुमा में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सही है। छोटे बच्चों को चूंकि उनकी भाग दौड़, उनका खेलना कूदना ज्यादा होता है, उन बड़े गोश्त में बेसिकली चिकनाई का कंटेंट ज्यादा है और प्रोटीन तो बड़ी बच्चों उसमें के लिए होती है। बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए बड़ी हाँ, जरूरी चीज ठीक है। है। तो इसलिए छोटे बच्चों को बड़ा गोश्त बीफ खिलाना चाहिए। हमारे यहाँ ये एक रवायत रवाज बन गया है कि मिथ बन गई है कि बड़े गोश्त से मसाइल पैदा होते हैं। छोटे बच्चों को भी हमने बड़े गोश्त से दूर कर दिया, चिकन पे लगा दिए, तो सारा ब्रॉयलर ग्रुप बन गया हमारे यहाँ। ठीक है डॉक्टर आयशा, न्यूट्रिशन लेवल और इसके अलावा आपका जो डाइट चार्ट है, बैलेंस डाइट, उसके ऊपर व्हाट डू यू रिकमेंड, क्या क्या खाना चाहिए? अच्छा, अपने दिन की शुरुआत आपका अगर जनरली आपका मैदा ठीक है ना, आपका गैस्ट्रिक यानी निज़ाम हाज़म जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे मसले यहाँ से हल हो जाते हैं। दही से स्टार्ट करें। अच्छा, अगेन जैसे तासीर हर किसी के लिए गर्म सर्द नहीं होती चीज़ों की, इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि दूध और दही हर वक्त में हर किसी को सूट करेगा। मुख्तलिफ औकात हो सकते हैं दूध और दही के इस्तेमाल के। अक्सर लोगों को दिन में दूध सूट करता है और रात में दही सूट करता है, एंड ऑपोजिट, कि दिन में दही इस्तेमाल करेंगे और रात को सोने से पहले घंटा पहले, आधा एक पहले छोटी सी बात है ना, आमतौर पर दूध पीने वाले लोग जो जिनका वेट ज्यादा हो रहा होता है, रात को दूध पीते हैं तो वो और ज्यादा मोटे होने शुरू। अच्छा, नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने असल में अगैन मसला है हमारी बॉडी किस चीज़ के साथ इम्यून है। उस वक्त पैरेलल पता नहीं क्या मसाइल चल रहे हैं और कौन से मसले हैं। हमारी कैलोरीज, अगर हम बेसिकली जो डाइट प्लान की आप बात करेंगे ना, कैलोरीज अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम करें फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्योंकि वक्त इतना कम होता है कि हम इंडिविजुअली नहीं बता सकते किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, आप उस तरह से करें। वी माइट बी एबल टू डू शोज इन फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर मैं ये बता सकती हूँ कि आप अगर 2000 कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, 1800 कर दें, 1800 कर रहे हैं, 1500 कर दें, लेकिन अपनी क्रैश पे ना जाएं कि आप बिल्कुल फाकों पर आ जाएं। उससे क्या होगा कि आप वेट तो लूज़ कर लेंगे, आपका डाइट भी प्लान भी बन गया जो आपने खुद बनाया बगैर किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किए हुए। आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाएंगी, आप आयरन डेफिशिएंट हो जाएंगे, आप अनीमिक हो जाएंगे, क्योंकि कोई एक न्यूट्रिएंट आप उसमें खाली करेंगे ना, डेफिशिएंट हो जाएंगे। हाँ। विटामिन्स डेफिशिएंट हो जाएंगे, हाँ। या मिनरल्स आपके डेफिशिएंट हो जाएंगे। हाँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को बैलेंस में रखें, दही से इस्तेमाल करें। इसके बाद अंडे का, जैसे उन्होंने भी कहा, अंडा इज़ वेरी गुड, कोई मसला नहीं। अगर आप एक अंडा डेली ले लेंगे ना, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल है, आप जर्दी निकाल दें, ठीक है। सफेदियाँ आप 2 भी डेली ले सकते हैं, कुछ नहीं और कहेंगी। लंच में आप क्या करें? लंच में आप दाल सब्जी या कॉम्बिनेशंस के साथ रोटी हाफ कर लें। लंच हमारे यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं है लंच करने का, हम लोगों ने धक्के से डाला हुआ है, खास तौर पे पंजाबियों ने, ठीक है ना। तो आप लंच को स्किप कर दें प्लीज। लेकिन नहीं, बदनाम नहीं है, अच्छी बात है, हम ट्रेंडी हैं, लेकिन कभी कभी करें ना, कभी कभी तो भाई जंक भी करें, पिज्जे भी खाएं, कोई मना नहीं करेगा। डिनर में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप सैलड्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। लंच अगर स्किप करें तो डेफिनेटली आप रोटी रात में खाएंगे ना, तो रोटी के साथ थोड़ा सा सालन, अगेन डिस्क्लेमर, कम तेल में, कम घी में, कम नमक में पका हुआ सालन। कोई भी सालन खा लें, कोई ममानियत नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं कहूंगी। ट्रेडिशनल बताया है जो कि लोगों के लिए रसाई, उनके लिए आसानी होती है। अलावा चीज वर्जिश जो है ना, इनकॉर्पोरेट नहीं करते हम अपनी लाइफ में। बिल्कुल नहीं कोई भी पतला या दुबला, भाई आपको वर्जिश की जरूरत है, तकरीबन 30 से 40 मिनट वॉक आपको खाएगी नहीं, जरूर करें। निकलें कमरों से बाहर। लेडीज के लिए आसानी है, अपने लेडीज क्यों, मर्द भी बेचारे उतने ही हमें अजीज हैं, मर्द भी करें, लेकिन मर्द फिर भी ट्रैक पे निकल जाते हैं जबरदस्ती। लेकिन हमारी खवातीन को निकालना मुश्किल काम है। हाँ, वो कहती हैं हम घरों के काम करते हैं, उसके बाद वो ड्रामास देखने होते हैं, शाम को घरों के काम करने होते हैं, फिर भी हम एक्सरसाइज। और मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर मासूमा ज़हरा, थैंक यू सो मच अहमद सलीमी साहब,
थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा आप लोगों का, और आप लोगों ने बड़ा इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देंगे तो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आता है, और हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। और व्यूअर्स यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक, मगर अगली ब्रेक में हम गाना सुनेंगे और गाने से अपना एंड करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। अमेजिंग। यही गाना आपने कोक स्टूडियो में गाया? जी कोक स्टूडियो में गाना गाया जी। तो काशिफ जब ये गाया था तो पता था कि इतना हिट हो जाएगा? ये तो नहीं पता था इतना हिट था होगा, लेकिन ये जरूर पता था कि लोग पसंद करेंगे। हाँ ये था माइंड हाँ में। ये था। और ये क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी दो गानों की, अच्छा और वो अप टू मी था कि मैं उन दोनों में से कौन सा चूज करूं। तो अच्छा। मैं पर्सनली जो स्टूडियो रूम से बाहर निकला और मैंने सोचा, मैंने कहा यार वो दूसरा गाना भी मतलब बहुत फेमस गाना है, सोनिक पल चैन ना हो सजना तेरे बिना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हर बंदा वो उसका जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है। वो गाना गाया हुआ है और वो गाना है भी, उसका थोड़ा जॉनरा डिफरेंट है। अब ये पॉप वाले भी सुन सकते हैं, जो सूफी सुनते हैं, क्लासिकल भी सुनते हैं, नीम क्लासिकल भी सुनते हैं। हाँ। और मैंने कहा यार ये इसको चूज करता हूँ। एक तो ये गाना उस मतलब अच्छा ये भी आपके ऊपर होता जी, है मेरे कि एक सिंगर ने क्या चूज करना है? आप मतलब वो आपको ऑप्शन देते हैं कि यार ये दो गाने इनमें से आप पसंद कर सकते हैं। अच्छा क्या फील होती है इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करना? उसमें डिफरेंट जॉनरास के लोग होते हैं, और परफॉर्मर्स के अलावा जो प्ले कर रहे होते हैं, जो बजा रहे होते हैं, वो भी डिफरेंट जगहों से ताल्लुक रखते हैं। तो कैसा फीलिंग आ रही होती है? वो कंफ्यूजन नहीं होती? हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं अभी जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की है, जो कर चुके हैं, उनकी ये विश है कोक स्टूडियो में परफॉर्म बिल्कुल करने बहुत की। बड़ी। क्योंकि कोक स्टूडियो का जो ऑर्केस्ट्रा है उसमें एक आपको नया साउंड मिलता है। वो साउंड ऑफ नेशन बनाया जाता है, साउंड ऑफ नेशन बोला गया ना उसको। हाँ। और वो साउंड चेंज करते हैं। अब इस गाने को आप ओरिजिनल सुनेंगे, वो बड़ा अच्छा गाना है, नो डाउट, बट उसके साउंड्स जो है वो टेक्नोलॉजी उस दौर की हुई है। ये गाना इस दौर में उन्होंने लॉन्च किया और उसमें पियानो और क्वायर्स और इस तरह से वायलिन और नया टेस्ट डाला है उन्होंने, और वो लोग सुनते हैं, पसंद। अच्छा काशिफ ये गाना गाया किसने था ओरिजिनली? ये ओरिजिनली गाया था नसीबुल लाल ने, लेकिन ये कंपोजिशन थी एम जावेद साहब।
एम जावेद साहब की, नसीबुल्लाह साहब मैंने गाया था। तो मतलब नसीबुल्लाह तो कोक स्टूडियो में गाती भी हैं। हाँ, उनका जो गाना भी रिसेंटली बहुत बड़ा झूम बड़ा वायरल हुआ। तो उन्होंने नहीं कहा कि तुमने कोई आया कमेंट कभी, या कोई आया, अक्सर होता है ना कि आर्टिस्ट फोन करके दूसरे आर्टिस्ट को बता रहा होता है यार तुमने बहुत अच्छा गाया है? नहीं, हमारे जो सीनियर्स हैं वो फोन ही नहीं करते एक दूसरे को। तो बट ये है कि मैंने कोशिश की थी अच्छा गाने की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गाया गया और पूरी दुनिया में इस गाने को बड़ी बिल्कुल और पूरी दुनिया में ये गाना जो है लोगों ने सुना है और इसकी पजीराई उन्होंने बहुत पसंद किया गया है। नेक्स्ट गाना जो है आपका, आप कोक स्टूडियो के लिए गाना चाह रहे हैं या गाएंगे? देखिए वो इंशाल्लाह कोशिश करते रहना चाहिए और कुछ चीज़ें सरप्राइज अच्छी लगती हैं और इंशाल्लाह ज़रूर आपको नज़र आएंगे। तो अभी आप टूर पे कहाँ जा रहे हैं, सुनना है कुछ? अभी मैं जा रहा हूँ यूके में जा रहा हूँ। लास्ट ईयर भी वहाँ पे था क्योंकि अभी एक दो मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में थोड़ा सीज़न उस तरह से नहीं होगा। हाँ। तो हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूके के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आप यूके जा रहे हैं और यूके जाके परफॉर्म करेंगे? जी बिल्कुल। और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी। तो क्लोजिंग की तरफ हमारा प्रोग्राम जा रहा है व्यूअर्स, और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। हमने सोचा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े से मसाइल का शिकार हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए हुए हैं, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। ईद के बाद हम थोड़ा सा हमारा डाउनर आता है, हम डाउन हो जाते हैं, मगर अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करना है, बूस्ट कैसे करना है, वापस अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ कैसे करना है और रीगेन कैसे करना है, हमने आपको बताया आज। और हमारे जो पैनल पे लोग थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आ जाएं हमारे साथ, खड़े होते हैं। और शुक्रिया से पहले मैं अभी काशिफ का शुक्रिया नहीं करूँगी, क्योंकि काशिफ एंडिंग करेंगे अपने एक सुरीली आवाज़ से और सुरीली गाने से, तो काशिफ से भी गाना सुनते हैं। मगर व्यूअर्स ये कि आप लोगों ने जो आज रेमेडीज़ हमने डिस्कस की हैं, जो हमने लाइफस्टाइल को चैलेंजिंग लाइफस्टाइल आपका बताया है, आप लोगों ने इसको ज़रूर अपनाना है। लाइफस्टाइल आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, ऑटोमेटिकली आप बेहतर फील करेंगे। और कोई भी चीज़ 3 दिन 4 दिन 2 महीने 6 महीने पे मुहित नहीं होती। ये एक ज़िंदगी का एक कारवां है जो चलता रहता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाना हम सबका काम है। और जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मेरी जो प्यारी प्यारी जो लवली जो मेरी जो ख़वातीन हैं और जिनको हमेशा से ही छोटी छोटी चीज़ें लिखने का शौक़ है, छोटे टोट के रेमेडीज़ लिखने का शौक़ है, उनके लिए आज मैंने ये प्रोग्राम किया था। और आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स में क्या देखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं, किस टॉपिक के बारे में बातचीत सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। चलो कल अब हम एक लाइव सेशन लेंगे, लाइव कॉल्स करेंगे और आप लोग हमें लाइव कॉल्स करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हम लोग आपके लिए कौन से प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों के पसंदीदा होंगे। तो व्यूअर्स आज का प्रोग्राम अब इख्तिताम पे जा रहा है और हम ओवर टू काशिफ। श्योर।